नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि सराफत और शिष्ट राजनीति में अखिलेश यादव और दीपेंद्र हुडा का नौजवान राजनीतिक पीढ़ी में जवाब नहीं है। दीपेंद्र हुडा हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुडा के बेटे हैं और अभी रीढ़ की हड्डी के कारण दिल्ली में चारपाई पर लेटे हुए हैं। बावजूद इसके वे रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल की युवा टीम के तमाम नेता चुनावी संकट में फंसे हुए हैं, कुछ चुनाव में उतरे ही नहीं। पर दीपेंद्र हुडा ने बीमार होने के बावजूद चुनाव लड़ने की जोखिम उठाई, तो भला क्यों? मतलब टीम राहुल के चुनाव लड़ रहे नौजवान चेहरों में दीपेंद्र हुडा की यह लड़ाई अलग ही है और दिलचस्प है। उन्होंने बिस्तर पर लेटे हुए ही बातचीत की, लेकिन उन्होंने जवाब देने में कोताही नहीं बरती। पेश है उनसे खास चुनावी बातचीत। दीपेंद्र जी, आप राहुल की युवा टीम के उन बिरले नेताओं में से हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी उस स्थिति में जब बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी की बहुत भारी समस्या आ गई, जिसके कारण शायद आपको कुछ सर्जरी भी करवानी पड़े। तमाम इसके बावजूद आप चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कई दिग्गज चुनाव से दूर रहे हैं। और ये भी रिपोर्ट है कि बाकी दिग्गज, भले भंवर जितेंद्र हो, भले अशोक तंवर हो, मीनाक्षी नटराजन हो, ये सब मुश्किल में बताए जाते हैं, जबकि आपको लेकर दिल्ली में आप है, उसके बावजूद ये माना जाता है कि नहीं, आपकी स्थिति बेहतर है। ये भला ये कैसे है, क्या है इसके पीछे? सबसे पहले तो जो रिपोर्ट है कि बाकी लोग मुश्किल में है, मैं मतलब उस रिपोर्ट से और सब तरफ चर्चाएं हो सकती हैं, मगर मैं उन चर्चाओं से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ जिन लोगों के आपने नाम लिए सभी मेरे सहयोगी हैं और सभी चुनाव अपना जीत के आएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक मेरी बात है, आपका मैं मेरे बारे में चर्चा है कि शायद स्थिति ठीक है, तो स्थिति ठीक कांग्रेस की नीतियों की वजह से है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा करवाए गए कामों की वजह से है, और जो पिछले समय का मेरा सांसद के रूप में जो कार्यकाल रहा, उस दौरान जो मेरे प्रयास रहे, मैं समझता हूँ लोगों की कहीं ना कहीं उन बातों को लेके संतुष्टि होगी, तभी आपके पास इस तरह का सर्वे आ रहा है। उसमें एक बात यह है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां 51% आबादी नौजवान मतदाताओं की बताई जाती है, और 51% के बीच में आपने खास तौर पे सोशल मीडिया और टीम राहुल के अंदर भी सोशल मीडिया में काम किया, और नौजवानों से जो कनेक्टिविटी, ये तमाम बातें हुई। क्या सचमुच में नौजवान हरियाणा का ये अब कांग्रेस से जुड़ा, मतलब कांग्रेस के किस मुद्दे से जुड़ा हुआ लगता है? आरक्षण के मुद्दे से या किस मुद्दे से? क्योंकि ये बहुत नौजवान मतदाताओं का बहुत बड़ा फैक्टर नजर आता है हरियाणा में। नहीं, सही बात है, नौजवानों का जरूर एक बड़ा फैक्टर है, हरियाणा में नहीं पूरे देश में है। हरियाणा में खासतौर पे जो पिछले समय में काम हुआ, हरियाणा में बहुत तेज गति से विकास हुआ। 2005 से पहले हरियाणा के नौजवान को एक गलत दिशा में लेके जाने का काम हो रहा था। हरियाणा का नौजवान अपराध की तरफ जा रहा था। 2005 से पहले अपराधीकरण की राजनीति हो रही थी और गुंडागर्दी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। कहीं पे व्यापारियों से फिरौतियाँ मांगी जा रही थी, कहीं पे किसानों पे गोलियां चलाई जा रही थी। हरियाणा का जो माहौल था वो विकास का माहौल नहीं था, विकास के में हरियाणा पीछे जा रहा था। आज हरियाणा में शिक्षा और खेल का माहौल है। नौजवान पीढ़ी को अच्छी दिशा देने के लिए शिक्षा और खेल की एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, अभी एक सर्वे आया था, आपने देखा होगा, प्लानिंग कमीशन ने। केरल के बाद दूसरे नंबर पे शिक्षा के मामले में, हर आंकड़े में, और गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता के हर आंकड़े में कितने बच्चे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, केरल के बाद नंबर 2 पे हरियाणा। और कोई नॉर्थ इंडिया का राज्य 10 में भी नहीं है, सारे तकरीबन साउथ के हमारे बाकी राज्य हैं। तो शिक्षा में जो हरियाणा पिछले इस बार एक सकारात्मक माहौल हरियाणा में बना है, शिक्षा में हरियाणा बहुत आगे मैं समझता हूँ जा रहा है। और इसी प्रकार से खेलों के अंदर, आज कॉमनवेल्थ में खेल होते हैं तो 39 गोल्ड मेडल में से 21 गोल्ड मेडल हरियाणा के नौजवान लेके आ रहे हैं। तो एक सकारात्मक माहौल हरियाणा के अंदर जो बना है, उन बातों को लेके हरियाणा के नौजवान को एक अच्छी दिशा मिली है। और वो कांग्रेस पार्टी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो सरकार है, उन द्वारा करवाए हुए इन कामों के आधार पे कांग्रेस की तरफ मैं समझता हूँ नौजवान का झुकाव ज्यादा है। आपने जो बात कही, एक तो कि प्रदेश में राजनीतिक संस्कृति बदली है और नौजवान जो है शिक्षा और इसमें, लेकिन नौजवान जो है
हरियाणा कई एक तरह से उम्मीदों के साथ में उसमें असंतोष भी हुआ, और ये इसकी वजह बताई जाती है। तभी आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सबसे ज्यादा दिल्ली के बाद यदि कहीं समर्थन मिलने की बात है तो वो हरियाणा में है। तो एक तरह से नौजवान कोई पूरी उम्मीदों में नौजवान की उम्मीदों में आप पार्टी का उभरना, ये भी अपने आप में एक गंभीर बात है। देखिए, आप पार्टी कितनी उभरेगी कितनी नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे और उसके बाद ही उसका आकलन किया जाना चाहिए। जो सर्वे के आधार पे जो बातें कही जा रही हैं, अब आपने देखा होगा कि जो अभी दिल्ली के बाद हरियाणा नंबर 2। जी सही बात, अभी बात सही है आपकी, कई कई सर्वे इस प्रकार के आए, मगर जो अभी हाल ही के जो सर्वे हैं उनको आप देखोगे तो उसमें ये दिखाया गया है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार हरियाणा में कम हो रहा है, घट रहा है। तो अभी चुनाव ही नहीं हुए, पहला चुनाव उन्होंने भी नहीं झेला है, तो वो पीक करके घटने अगर आए हैं तो चुनाव तक कहां पहुंचेंगे मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। जी, लेकिन दीपेंद्र जी, ये आपके विश्वास और आपकी राजनीतिक बातों के पीछे ये हकीकत नहीं है कि क्योंकि हरियाणा में चौतरफा मुकाबला है, इनेलो भी है और भाजपा है और आप पार्टी, और चौतरफा मुकाबले के कारण कांग्रेस को फायदा होता हुआ लगता है, ये एक हिसाब बनता हुआ लगता है आपका? मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस पार्टी का फायदा उसकी नीतियों के आधार पर, जो गरीब और किसान के हित की नीतियां कांग्रेस पार्टी की हैं, उसके आधार पे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में नेतृत्व के आधार पे, कांग्रेस पार्टी के देश के में नेतृत्व के आधार पे कांग्रेस पार्टी आज थोड़ा बहुत फायदे में, जो आपने जैसे कहा, आपकी शब्दावली में प्रयोग करूं तो कांग्रेस पार्टी फायदे में दिखाई दे रही है। जी दीपेंद्र जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखें। मैं दीपेंद्र हुड्डा से बात कर रहा हूं। जैसे पूरे देश में मनमोहन सरकार के कामकाज पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वैसे हरियाणा में भी कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। इसे मानते हुए भी दीपेंद्र हुड्डा की एक अलग थीसिस है, वे भ्रष्टाचार के मुद्दे से घबराए हुए नहीं है। दीपेंद्र जी, हरियाणा में कुल मिलाकर आप चुनाव किस आधार पर लड़ रहे हैं? यूपीए सरकार की उपलब्धियों के आधार पर या प्रदेश सरकार के कामों के बूते? दोनों पे। जी, मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार ने जिस नीयत से काम किया उस आधार पे भी, और यूपीए सरकार, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं, उन दोनों के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी, उसमें एक ये कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार की जो बदनामी या जो हरियाणा में, वो नंबर 1 भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है, और उसके कारण ही ये भी कहा जाता है कि आप पार्टी का जो यहाँ हरियाणा में प्रवेश हुआ उसका आधार भ्रष्टाचार है या रॉबर्ट वाड्रा जैसी कंट्रोवर्सी है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, और देखिए, आम आदमी पार्टी जब उनकी शुरुआत हुई थी तो बहुत लोगों ने सोचा था कि उनकी नीयत साफ है, मगर जिस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा, दिल्ली में जिस तरीके से सरकार छोड़ के भागे, दिल्ली में जिस प्रकार से उन्होंने का ध्यान सरकार चलाने पे कम और बड़ी बड़ी बातें करने पे ज़्यादा रहा, और अब वो जिस प्रकार से, जिस आसानी से वो आरोप सभी पे लगा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने भ्रष्ट बताया, हरियाणा के अंदर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री को देश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बताते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हैं, तो अपने को छोड़ के सभी को एक नज़र से वो देखते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना, मैं समझता हूँ, आसान होता है, मगर कुछ करके दिखाना मुश्किल होता है, और ये केवल बात कहने से मैं समझता हूँ काम नहीं चलने वाला। लोग इस बात को समझते हैं, उनकी नीयत पे अब एक सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा है। मतलब आपके अनुसार हरियाणा के चुनावी माहौल में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भ्रष्टाचार मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी ने जो एक हरियाणा के अंदर ईमानदारी की नीयत से सरकार चलाने का काम किया है, कांग्रेस के जो हमारे यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने जिस नीयत से, ईमानदारी से काम किया है, और उससे पहले जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की नीयत से सरकार चली थी हरियाणा के अंदर, लोगों को पता है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति शीशे की तरह है। लोगों को असली बात, हर चीज़, हर मुद्दे पे, हर मसले पे असलियत लोगों को एक एक बात पता है। तो भ्रष्टाचार बिल्कुल मुद्दा है, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में लोग कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, मतलब भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ माहौल नहीं है हरियाणा में, ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के पक्ष में उस वजह से माहौल है। अगर आप देखें बाकी पार्टियां देखें, अगर हरियाणा के अंदर
अगर आप भारतीय जनता पार्टी देखें, जिस तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर एक उदाहरण पेश किए हैं। नहीं, किस तरह का? जो टिकटों का आवंटन हुआ और जिस प्रकार से बोली लगाई गई, जो लोगों का एक परसेप्शन है, भावना है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना देखते हुए जिन लोगों ने दल बदल के आधार सदियों का अपने जोर लगा के पार्टी खड़े करी और कांग्रेस पार्टी से कुछ लोगों को टिकटें दी गई या और दलों से पार्टी को टिकट दी गई और कुल मिला के जब टिकटें बटी तो हरियाणा, तो मैंने कहा कि राजनीति शीशे की तरह है। लोग तो यहाँ तक भी चर्चा करते हैं कार्यकर्ता कि अगर सोनीपत की टिकट फलां व्यक्ति लेके आए भारतीय जनता पार्टी के तो वो कितने में लेके आए, तो ये चर्चा भी हरियाणा के अंदर है। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार की चरम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण के तौर पे पेश की, एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ INLD है। INLD की सरकार रही हरियाणा के अंदर 6 साल। वो 6 साल हरियाणा की राजनीति में भ्रष्टाचार और अत्याचार की राजनीति, लूट और खसूट की राजनीति की जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज जैसे हरियाणा का विकास में, खेल में हरियाणा का नाम पूरे देश में है, उस समय हरियाणा का नाम लूट और खसूट की राजनीति में था। कोई भी व्यक्ति उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास मिलने जाने से घबराते थे क्योंकि किसी से क्या मांग ले किसी को नहीं पता था। तो भ्रष्टाचार के जो उदाहरण वो उन लोगों दूसरे दलों में थे, एक तरफ तो वो और दूसरी तरफ एक हजंका पार्टी है जो वो हरियाणा में भ्रष्टाचार की जो जननी, अगर कोई आप किसी से पूछेंगे, मैं नहीं कहूँगा, आप खुद ही पूछ ले हरियाणा में भ्रष्टाचार के जनक कौन थे, आज यही वो पार्टी उनकी विरासत को लेकर चल रही है। तो एक तरफ तो ये लोग हैं और दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जो पूरा प्रदेश जानता है कि उन्होंने ईमानदारी और भलाई की नीयत से काम किया है, इसीलिए भ्रष्टाचार मुद्दा है और हम उसको मुद्दा बना रहे हैं। केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करी है। बीजेपी में आप देख लो, येडियुरप्पा को कल भ्रष्ट बता दिया, परसों येडियुरप्पा पार्टी के अंदर शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई करी है। RTI कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई। टिकट आवंटन में आप देखो, जिन नेताओं को मंगलवार तक बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे, जिन नेताओं के खिलाफ की भ्रष्ट मंत्री है हरियाणा सरकार का, इनको हटाएं, बुधवार को वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके चुनाव का अपना नामांकन भरते ही वही कार्यकर्ता देखे गए उनको फूल और मालाएं पहनाते हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी के दीपेंद्र जी, आपकी ये आक्रामकता है जो दूसरों आपकी आक्रामक, लेकिन उन्हीं पार्टियों की आक्रामकता या उनका ये कहना है कि वाड्रा का जो मामला हो या दल बदल के साथ में निर्दलियों के साथ जैसी सरकार चलाना, ये तमाम राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक मजबूरियां और भ्रष्टाचार जो है वो उसमें पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी 9.5 साल की कोई कम नहीं है और वो भी एक बहुत भारी आपको नुकसानदायक। इसीलिए कुल मिला के आज भी जो एक माहौल के नाते कि भाई टफ, तो क्या मतलब हरियाणा में कितनी सीटें निकाल पाएंगे एक आपकी सीट को छोड़कर, बाकी अभी सब क्वेश्चन मार्क पे। मैं समझता हूँ कि ये आकलन भी जब चुनाव के नतीजे आएंगे गलत साबित होगा। हरियाणा के अंदर सभी सीटों पे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा, लोगों का अच्छा साथ। जी, मैं सीटों का कोई मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि ये मैं कोई ये कहूँ कि इतनी सीट आएंगी या इतनी सीट आएंगी, मगर सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी को अच्छा कांग्रेस मतलब फाइट अच्छी देगी, ये आपको उम्मीद है? मेरे को रोहतक के अलावा बाकी रोहतक में आपको अपनी उम्मीद? मेरे को पूरा विश्वास है 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी का अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहेगा। जी दीपेंद्र जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। दीपेंद्र जी, आपकी तबीयत खराब है, आप चल फिर नहीं सकते, 5 मिनट भी मुश्किल से आप बैठ पाते हैं, इस सब के बावजूद आपने चुनाव लड़ने की जो जोखिम उठाई है, आखिर इस जोखिम के पीछे आपका एक आत्मविश्वास भी होगा कि आप दिल्ली में बैठ के मतलब बिना प्रचार रोहतक गए हुए आप चुनाव जीत सकते हैं, तो ये इस विश्वास के पीछे क्या कारण लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे जब 8.5 साल पहले रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई सांसद के रूप में, तो इन 8.5 वर्षों में मैं दिन रात हर रोज़ लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए ईमानदारी से मैंने प्रयास किए, लोगों के बीच में मैं लगातार रहा और अपनी तरफ से ईमानदारी से मैंने उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी कोशिश करी। अब ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव से कुछ दिन पहले जो मेरे को जो चोट लगी कमर में, और उसके बाद जब ये बात इस सच का सामना मुझे करना पड़ा कि इस चुनाव में मैं प्रचार में नहीं भाग ले पाऊँगा, तो फैसला करना था कि
चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पाऊंगा तो क्या चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि भाई कोई संभव नहीं रहेगा आपका चुनाव प्रचार करना। तो उस समय मेरे मन में ये विश्वास था कि जब 8.5 साल लोगों को मेरी ज़रूरत थी तो मैं दिन रात लोगों के लिए खड़ा रहा, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि आज मेरे को जब ज़रूरत आएगी तो लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। और मेरे को ऐसा विश्वास, मुझे अपने से ज़्यादा अपने लोगों पे ऐसा विश्वास नहीं। तो ये लोगों में मतलब आपका लोगों से आपकी कनेक्टिविटी के चलते आप ये बात कह रहे हैं, या लोगों के लिए आपने काम किया, या रोहतक क्षेत्र में काम का, या प्रदेश में आपने जो प्रोफाइल बनाया उसके चलते कनेक्टिविटी, काम, या पूरे एक हवा कुछ पूरी इमेज प्रदेश या जो बनाई? मैं समझता हूँ ये सभी चीज़ों का एक इसमें सभी चीज़ों का मिश्रण होता है। लोगों के साथ जुड़े रहने का भी, लोगों के बीच में रहने का, लोगों की निरंतर बात सुनने का, उनको मान सम्मान देने का, और उनकी बात सुन के उस आधार पे काम करने का, विकास करने का मेरा प्रयास रहा है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में एक विकास की नींव रखी जाए और लोगों की बात सुन के, उनका मान सम्मान करके, उनकी बात सुन के और उसी आधार पे विकास की दिशा चले। तो ऐसी मेरी कोशिश रोहतक लोकसभा क्षेत्र में रही है। नहीं, लेकिन उसमें विरोधियों का कईयों का ये मानना है कि क्योंकि रोहतक जाट बहुल है और इस कारण आप उस बेस के, उस जातिगत उस बेस के आधार पर आप कॉन्फिडेंस में, ये इस पे क्या बात मानना आपका कि एक जातीय आधार के ऊपर, या एक आपने अलग सी अप्रोच में सरोजन वाली अलग सी अप्रोच, आखिर आपने क्या किया हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जात पात की बात नहीं है। 36 बिरादरी के लोग रोहतक लोकसभा क्षेत्र के, मैं समझता हूँ सभी, मुझे पूरा विश्वास सभी में है और मुझे यकीन है सभी का साथ मुझे मिलता रहा है और सबका साथ मिलेगा, क्योंकि मैंने भी कभी उस आधार पर राजनीति नहीं करी है। मैंने सबको पूरा मान सम्मान दे के हमेशा मैं चलने का प्रयास मेरी तरफ से रहे हैं। उसमें व्यक्तिगत इमेज के तौर पर आपका व्यवहार, आपका जो शिष्टाचार, आपका जो आचरण, ये एक तरह से हरियाणा की राजनीति में परिवारों के बीच में एक अलग आपने जो छाप छोड़ी है, ये आपने सोची समझी, ये आपको शुरू से इस तरह की राजनीतिक शिक्षा, या मतलब इसकी पीछे की वजह आप क्या मानते हैं और इसका आपके राजनीतिक कैरियर में कितना बड़ा योगदान है? देखिए, व्यक्तिगत छवि और व्यक्तिगत छवि तो राजनीति के अंदर, तो आपने अपनी शराफत, अपने व्यवहार के आधार पर ये लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनाकर अपना ये बेस बनाया और उसी के कारण ये चुनाव की रणनीति भी, ये माना जाए? देखिए, मैंने जो आपका व्यवहार है वही आपकी कनेक्टिविटी का आधार रहा है। देखिए, मैं नहीं जानता क्या लोगों में परसेप्शन के नाते भी ये कहा जाता है। जी, तो लोगों का परसेप्शन ये हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से निरंतर मेरी कोशिश रही है कि जो जिम्मेदारी मेरी लगी, लोगों ने जो जिम्मेदारी मेरी लगाई, उसको मैं अपनी तरफ से जी जान लगा के, अपना घर परिवार सेहत संसार सब कुछ लगा के मैं वो जिम्मेदारी मैंने निभाने की 8.5 साल तक निरंतर कोशिश की है। और मैंने यही कोशिश करी किसी भी व्यक्ति का दिल मेरी वजह से ना दुखे। और जो मैं समझता हूँ जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई नरमाई है, नरम है, तो इसीलिए शायद कमज़ोरी की बात है, मैं समझता हूँ कोई जो व्यक्ति इस प्रकार की बात करते नहीं, शराफत, कनेक्टिविटी, लोगों के बीच में रोहतक में बेस, इस सब की चिंता में कई लोगों का कहना है कि हरियाणा का पूरा विकास एक तरह देखा जाए तो रोहतक में जा पहुंचा। रोहतक अकेला जाके पूरा एक तरह से राजधानी भी हो गई, सारा विकास उसी इलाके में सिमटा, और वही शायद आपके मूल रूप से तो कॉन्फिडेंस का आधार भी है। बाकी पूरा प्रदेश एक तरह से पिछड़ा हुआ, ये बहुत गंभीर एक बात कही जाती है मोटे। देखिए, अगर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि प्रदेश में विकास हुआ है मगर एक जगह बहुत ज्यादा चला गया, तो मैं समझता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं उनको, जो लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। आज हरियाणा विकास के मामले में पूरे देश में हरियाणा का जिक्र आता है। आज कोई भी विकास का आकलन का कोई भी आंकड़ा उठा के देखें, आज पूरे देश में सबसे अग्रणी राज्यों में हरियाणा का नंबर आता है। और हरियाणा में के अंदर फिर सबसे ज्यादा रोहतक आपका क्षेत्र आता है, और ये पक्षपात वाली बात बनती है क्योंकि रोहतक मेरा क्षेत्र है जी। तो इस वजह से लोग इस तरह की बात करते हैं जी। क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के और आसपास के जो हमारे इलाके, वहाँ से कांग्रेस पार्टी को अच्छा जनाधार मिलता रहा है, तो लोग इस तरह की बात करते हैं। मगर ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ विकास हुआ है
और आने वाले समय के चुनाव में आप देखेंगे पूरे प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसके नतीजे जब सामने आएंगे पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लोगों का साथ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आप फोन के ऊपर अपने क्षेत्र के लोगों से अगर बात भी कर रहे हैं तो उसमें आपका वोट मांगने का आधार क्या बनता है? मतलब आप किस आधार पर अपनी कनेक्टिविटी, व्यवहार, विकास किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? आपकी वोट मांगने का आधार क्या है? मैं तो एक ही लाइन बोलता हूँ लोगों को, कभी जो फ़ोन पे जो बात है कि अगर लोगों को लगता है कि मैंने ठीक नीयत से काम किया है और मैंने कुछ ना कुछ काम किया है इन 8.5 वर्षों के अंदर, तो लोगों को मेरे बारे में जरूर सोचना चाहिए। मतलब आपकी खुद की नीयत और विकास, ये दो बातें आपके फोन के ऊपर जा रही होगी। ये मेरे फोन के ऊपर ये दो बातें जा रही हैं। वैसे चुनाव में बहुत से मुद्दे होते हैं, सही जाहिर बात है कि फोन पे मैं कोई लंबा भाषण तो नहीं दे सकता। चुनाव के अंदर जो मेरे व्यवहार, मेरी बात, मेरे काम के अलावा, नियत के अलावा प्रदेश में जो सरकार ने काम किए चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उन सब बातों के आधार पे केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी की किसान और गरीब की हित की नीतियां रही, केंद्र सरकार और यूपीए सरकार का भी आप कुछ हवाला दे रहे हैं जितना कुछ हो सकता है। हाँ, उनके आधार पे, तो उन सभी आधार पे, क्योंकि एक चुनाव में कोई नहीं, लेकिन सूत्र फोन पे आपकी लाइन क्या होती? फोन पे लाइन तो मैं यही कहता हूँ कि अगर लोगों को लगता है कि मैंने सही नीयत से काम किया है और मेरी नीयत ठीक रही है, काम हुआ है, तो वो मेरे बारे में जरूर विचार करें। जी दीपेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। इस समय बातचीत के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम की तरफ से, अजीत द्विवेदी की तरफ से, श्रुति व्यास की तरफ से और ईटीवी के हेड जगदीश चंद्रा की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।